हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस RGS-CBHU। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 9 का 5वां और अंतिम लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे IVF के बारे में, टेक्निक ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन। IVF का नाम आप लोगों ने सब सुना होगा, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस व्याख्यान के अंदर परिचय के साथ साथ हम लोग देखेंगे इन विट्रो मैचुरेशन ऑफ द oocytes, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो कल्चर ऑफ द जाइगोट और एम्ब्रियो, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द एम्ब्रियो, थॉइंग ऑफ द एम्ब्रियो एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है या IVF जो टेक्नोलॉजी है, आप लोग सभी इस नाम से परिचित होंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो है कि रिप्रोडक्शन में सहायता करने वाला टेक्निक है, एंड इट इज वाइडली यूज इन द एनिमल जेनेटिक प्रोग्राम। एनिमल जेनेटिक प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है और हो भी रहा है। तो IVF जो है इट हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। IVF का यूज होने से अब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो उससे मिलने वाले उत्पाद हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, मतलब उनके बच्चे का नंबर जो है बढ़ा करके, जैसे अभी हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में बताया था कि उससे कई बच्चे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इससे फास्टर मल्टीप्लिकेशन करके उनसे मिलने वाले उत्पाद को बढ़ाया गया है। कौन से एनिमल का? इलीट एनिमल, जो बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले एनिमल हैं। और इम्प्रूविंग इन जेनेटिक प्रोग्रेस, उनके आनुवंशिक सुधार भी किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ द वैल्यूएबल ब्रीड्स, जो नस्ल हैं उनका भी एक कंजर्वेशन करने में मदद कर रहा है, वो भी किया गया है या किया जा रहा है। इट आल्सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग द इनफर्टिलिटी चैलेंजेस, जो नपुंसकता का एक तरह से उसमें आ रहा था, इनफर्टिलिटी का आ रहा है या बांझपन का कह लीजिए आ रहा था, उसको भी ये दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम भारतवर्ष अपने कंट्री की बात करें तो बोवाइन IVF टेक्नोलॉजी जो खास करके गायों में है, इसको बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। खास करके इंडिजिनस जो हमारे हमारे देश की जो नस्ल हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही थी, जैसे साहिवाल कह लीजिए, थारपारकर कह लीजिए, गिर कह लीजिए, ये सब गाय जो है इसको कंजर्वेशन के लिए हमारे भारत सरकार ये बहुत प्रयास कर रही है और IVF टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। एक मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन, इसके अंतर्गत इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत कई IVF लैब स्थापित किए जा चुके हैं और कई IVF टेक्नोलॉजी को यूज करके कई अच्छे नस्ल की पशु को संख्या को बढ़ाया जा चुका है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे, आज जानेंगे कि क्या होता है, कैसे करते हैं। ये पशुपालन से क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को जानना जरूरी होता है कि एक तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम देखते हैं इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन। एक्चुअली जिसको हम लोग IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वो एक पार्ट है। हम लोग IVF के नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक पार्ट है। लेकिन टोटल की अगर हम बात करें तो इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन, जैसे अभी हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि हम लाइव एनिमल से एम्ब्रियो कलेक्ट कर रहे थे, तो वो इन विवो प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि एनिमल में ही प्रोड्यूस किया, वहां से कलेक्ट कर लिए। यहाँ पे इन विट्रो की बात कर रहे हैं, मतलब हम जो पशु का शरीर है उससे बाहर एम्ब्रियो को बना रहे हैं, लेबोरेटरी में बना रहे हैं, प्रयोगशाला में बना रहे हैं, इसलिए इसको इन विट्रो बोलते हैं। तो ये एक तरह से इन विट्रो प्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद इन विट्रो कल्चर जो है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जब जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो कुछ दिन तक उसका कल्चर करते हैं। तो इस सभी के बारे में जानेंगे। तो इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो क्या है कि इन विट्रो प्रोडक्शन एम्ब्रियो जो है, इट इज ए लेबोरेटरी प्रोसेस इन विच एम्ब्रियोज आर क्रिएटेड आउटसाइड द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के आउटसाइड एम्ब्रियो को जो क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है, इसी को इन विट्रो प्रोडक्शन बोलते हैं। ये 3 स्टेप्स इनके मुख्य होते हैं, जिसमें इन विट्रो मैचुरेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो कल्चर होता है। तो जैसा अभी हमने बताया कि इसको नॉर्मली जो है IVF टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो फर्स्ट इसका जो यूज किए थे सक्सेसफुली, एक चांग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रैबिट में 1959 ईस्वी में ये इन विट्रो जो एम्ब्रियो प्रोडक्शन है, इनको सक्सेसफुली उन्होंने दर्शाया था यूज करके।
कैटल की अगर बात करें तो ब्रैकेट एंड हिजकले उनके जो टीम थे 1982 ईस्वी में ये फर्स्ट सक्सेसफुली इन्होंने किया था। लेकिन इसमें क्या था कि जो मैचुरेशन जो ये वाला स्टेप है oocytes मैचुरेशन, वो उन्होंने इन विवो मैचुरेशन वाला oocytes को लिया था, नॉट इन विट्रो। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गए हैं, वो इन विवो की जगह इन विट्रो मैचुरेशन भी किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इन विट्रो मैचुरेशन ऑफ द oocytes क्या है, मतलब अंडाणुओं का इन विट्रो परिपक्वता कैसे कराते हैं। तो इन विट्रो मैचुरेशन ऑफ द oocytes इज द प्रोसेस इन विच इमेच्योर oocytes, जो इमेच्योर oocytes जो ओवरी में होते हैं, इमेच्योर oocytes या उसी को कुमुलस oocytes कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, आर कलेक्टेड, ओवरी से हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, वहां पे सुपर ओवुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, फ्रॉम द ओवरीज एंड मैच्योर्ड आउटसाइड द बॉडी, उस वहां से कलेक्ट करके हम प्रयोगशाला में उसको मैचुरेशन कराते हैं। इसी प्रोसेस को जो है इन विट्रो मैचुरेशन कहा जाता है। अब सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी एम्ब्रियो बनाने के लिए oocytes का कलेक्शन करें। तो oocytes का कलेक्शन करने की जो विधि है वो कई विधियां हैं, जैसे आप मरे हुए पशुओं से भी आप अगर रिसेंटली डेड हुआ है कोई जानवर तो वहां से भी ओवरी से oocytes कलेक्ट कर सकते हैं, या लाइव पशु जो जिंदा पशु है उससे भी कर सकते हैं। तो लाइव पशु से जो तरीका होता है उसको ओपीयू बोलते हैं, ओवम पिकअप। ये कुछ नहीं है, ये अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड अल्ट्रासाउंड के जरिए हम ओवरी को स्कैन करते हैं, वहां पे फॉलिकल को देखते हैं और एक पतला सा निडिल होता है उसके जरिए वहां से हम एस्पायरेट कर लेते हैं, वहां से हम खींच लेते हैं और उसको फिर लेबोरेटरी में आकर के प्रोसेस करते हैं। तो ये कलेक्शन का तरीका है कि लाइव एनिमल में से ले लिए। पशु अगर मर गए हैं, रिसेंटली डेड है और बहुत कीमती पशु था, तो वहां से भी, या सीप एंड गोट जहाँ पे स्लॉटरिंग हो रहा है, तो क्या करते हैं कि वहां से उनके ओवरी को लेबोरेटरी तक ले आते हैं और प्रोसेस करते हैं और उससे फिर जितने भी फॉलिकल्स उस ओवरी में है वहां से कलेक्ट करते हैं। उसके लिए मेथड होता है एस्पायरेशन, या तो निडिल से पंक्चर करके उसको सक कर लीजिए, या स्लाइसिंग, ओवरी को छोटे 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 टुकड़ों में आप स्लाइस कर लीजिए। फिर वहां से oocytes जो मीडिया में जब वाश करेंगे तो सारे जो oocytes हैं वो मीडिया में आ जाते हैं और वहां से फिर आप उसको सेलेक्ट करके दूसरे पेट्री डिश में रख सकते हैं। तो ये कलेक्शन के तरीके होते हैं। आफ्टर कलेक्शन, अब हमने कलेक्शन कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो होता है कि हमको सर्च करना है। ऐसे तो नंगी आंखों से वो दिखता नहीं, बहुत छोटा होता है, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर सर्च करते हैं। उसके लिए स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं। स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप इसलिए यूज करते हैं, उसमें 3 डायमेंशनल इमेज दिखता है, क्योंकि फ्लूइड होता है, मीडिया एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड में वो तैरते रहते हैं, तो कोई नीचे होगा कोई ऊपर होगा, तो कई उसमें होंगे, तो हमें 3 डायमेंशनल इमेज की जरूरत पड़ेगी, तभी एग्जैक्टली आप वहां से पिक करके दूसरे पेट्री डिश में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले सर्चिंग करने के लिए आपको जरूरी होता है ये स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप। अब ये सर्च कर लिया, सर्च करके उसको छोटे पेट्री डिश दूसरे पेट्री डिश में आपने रख लिया, उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं उसका। जैसे आप ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉलिकल का एक स्ट्रक्चर है, ये एंट्रम है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। ये क्या है कि ये हमारा oocytes है, आप ये देख रहे हैं, यही हमारा oocytes है और ये चारों तरफ जो है इसके फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये भी फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब फॉलिकल के बाहर जो है इस तरह के ये जो है थिकल सेल्स होते हैं, तो बाहर वाला को थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला को थीका इंटरना कहा जाता है। तो जब ओवुलेशन होता है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है और ये oocytes है, oocyte के चारों तरफ भी ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, जिसको कुमुलस सेल्स, जो ये सब तो सारे ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं, लेकिन स्पेशली ये oocytes के चारों ओर जो सेल्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कुमुलस सेल्स। तो जब ओवुलेशन होता है तो फॉलिकल रप्चर करता है और ये वाला पार्ट, इतना जो पार्ट है, यही ओवुलेट होकर के बाहर ये आता है। तो इसी को हम लोग जब ओवरी से ये जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, निकालते हैं, तो इसको फिर स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में सर्च करने के बाद ये देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो ये जो सेल्स का लेयर है, जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल सेल लेयर का बना हुआ, ये कई सेल लेयर होते हैं, तो इसी सेल लेयर के आधार पे उसका ग्रेडिंग किया जाता है कि हाँ उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ग्रेड ए में बताया गया है कि अगर ये लेयर 5 सेल्स से ऊपर है, 5 लेयर्स का है, कुमुलस जो सेल्स हैं, ये जो हमने बताया यहाँ पे एक लेयर दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक लेयर होगा, फिर एक होगा, फिर एक होगा। तो अगर ये इस तरह का 5, ये oocytes हो गया, ये उसका न्यूक्लियस है, तो oocytes के चारों तरफ अगर कुमुलस सेल्स, जो ग्रेनुलोसा सेल्स ही है, तो कुमुलस सेल्स का लेयर अगर 5 होगा या उससे ज्यादा होगा तो इसको ग्रेड ए में, एक्सीलेंट क्वालिटी का माना जाता है, इसको ग्रेड ए में रखते हैं। ग्रेड बी में 3 से 5 लेयर होना चाहिए, ग्रेड सी में
रखते हैं 1 से 3 लेयर होना चाहिए। और ग्रेड डी में डिवोड ऑफ द कुमुलस सेल्स, उसमें कोई लेयर्स नहीं है, कोई भी सेल्स नहीं है। और ग्रेड ई में जो है एक्सपेंडेड, वो बड़ा हो गया है, पहले ही वो एक्सपेंड कर गया है, तो इसको ग्रेड ई में रखते हैं। तो जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं मैचुरेशन के लिए, वो 3 से ऊपर वाले लेयर का सिलेक्ट करते हैं। किसी किसी किताब में लिखा हुआ है कि 2 से ऊपर वाले लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेल्स इसलिए जरूरी होता है कि ये कुछ फैक्टर्स जो हैं सिक्रीट करते हैं। ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन oocytes और सेल्स के बीच में होता है, जो ग्रोथ एंड मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इधर से कुछ सिक्रीट होकर इधर जाते हैं, इधर से कुछ सिक्रीट होकर के इधर आते हैं। तो सेल लेयर्स नहीं रहेगा तो उसका मैचुरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 3 या 3 से ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं। अब जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास oocytes मिले थे, उसको एक ग्रुप में हम लोग रखते हैं। 10 से 40 का ग्रुप में एक ड्रॉपलेट, जैसे ये पेट्री डिश है मान लीजिए, तो इसमें एक मीडिया का ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। इस तरह का ड्रॉपलेट्स बनता है, कई ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। और एक ड्रॉपलेट्स में आप 10 से 40 oocytes को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स 50 माइक्रोलीटर्स का यानी 50 माइक्रोलीटर का ये होता है। और इसमें जो है मीडिया जो यूज करते हैं वो टीसीएम 199 या हैम्स एफ को यूज करते हैं। और ये सारे का सारा जो होता है, ये इसको एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए मिनरल सॉइल से इसको कवर्ड किया जाता है, जो प्री इंक्यूबेटेड होता है 37 डिग्री पे, है ना। और इसको फिर ऐसे करने के बाद इसको जो है CO2 इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं फॉर 24 आवर्स के लिए, तो ये मैचुरेशन हो जाता है। लेकिन जो CO2 इंक्यूबेटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर आप रख दीजिए, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और उसके अंदर जो कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है, वो कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर उसका होना चाहिए 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5% उसमें CO2 होना चाहिए, 95% एटमॉस्फेरिक एयर या नाइट्रोजन कह लीजिए ये होना चाहिए, और 90 to 95% इसका ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो 24 आवर्स में जो oocytes का है वो मैचुरेशन हो जाता है। तो ये मैचुरेशन जब होता है तो क्या होता है कि ये आप पढ़े होंगे, माइटोसिस मियोसिस सेल का साइकिल होता है। तो ये क्या होते हैं कि ये जो डिवीजन का जो स्टेज होता है, तो मियोसिस के ये कुछ खास जो डिवीजन होते हैं, खास करके प्रोफेज 1 में, वहाँ पे ये ग्रोथ जो है अरेस्टेड हो जाता है। तो इसको मैचुरेशन में ये रिज्यूम करता है और फिर ये मेटाफेज 2 तक ये आता है। मेटाफेज 2 के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये आगे बढ़ता है। तो मैचुरेशन में यही होता है कि ये इमेच्योर oocytes जो है वो अप टू मेटाफेज 2 स्टेज तक आ जाता है। आप सेल साइकिल्स पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा ये चीजें। अब ये मैचुरेशन हो गया तो इसको हम कैसे जानेंगे कि हाँ मैचुरेशन हो गया। तो 2-3 बातों को इसमें ध्यान रखना है कि रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस एंड रीच द मेटाफेज 2 स्टेज तक ये पहुंच गया है। मेटाफेजिक प्लेट को देख करके आप बता सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्बुलस सेल्स, जैसे ये जो हम कॉम्बुलस सेल्स यहाँ पे बताए थे, ये एक्सपेंड करते हैं, ये और बाहर की तरफ वो बड़े हो जाते हैं, एक्सपेंड फैल जाते हैं, ये एक्सपेंड होते हैं। तो ये अगर एक्सपेंशन इस तरह का अगर आपको मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकुलर oocytes का मैचुरेशन कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा एक्सट्रूजन ऑफ द पोलर बॉडी, जैसे ही ये सेल डिवाइड होता है तो मियोसिस में क्या होता है कि आधा जो उसमें जो न्यूक्लियस के कुछ पार्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो पोलर बॉडी के रूप में ये बाहर निकलता है, खास करके क्रोमोसोम का। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है आपको जो कोई स्मॉलर होता है, ये इसको आप दिखाई देगा कि हाँ एक्सट्रूड ये हुआ है। तो इसको देख करके हम पहचानते हैं कि ये इन विट्रो मैचुरेशन हो गया है। उसके बाद का है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी क्या है कि हम बाहर में प्रयोगशाला में जब हम मैच्योर जो oocytes है और कैपेसिटेड स्पर्मेटोजोआ भी हम बताएंगे, तो उसको मिला करके जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है उसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब प्रयोगशाला में हम निषेचन करा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरत होता है कि हमें इन विट्रो कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआ की जरूरत पड़ती है। तो इसको कैसे हम क्यों कैपेसिटेशन की जरूरत पड़ती है, तो स्पर्मेटोजोआ में एक खासियत ये होती है कि वो जैसे ही रिलीज होता है, इजैकुलेशन के बाद जब रिलीज होता है मेल एनिमल से, तो वो फर्टिलाइजेशन में कैपेबल नहीं होता है, उसमें कुछ चेंजेज होने पड़ते हैं। वो चेंजेज क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जब वो पास कर रहा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, तो वहाँ पे वो कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे कि इफ्लक्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलता है, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम ये उसमें जाता है, तो ये एबल बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए।
तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्मेटोजोआ एक्वायर द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द oocytes, है ना, उसी प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो जब तक वो स्पर्मेटोजोआ कैपेसिटेटेड नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेशन जब होता है तभी जा करके एक्रोजोमल रिएक्शन, जैसे स्पर्मेटोजोआ अगर हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करें, इस तरह से होता है, हेड होता है, टेल होता है, तो इसके हेड में एक्रोजोम्स होते हैं, इसमें कुछ इंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये रिएक्शन होना चाहिए, इसके आउटर मेम्ब्रेन जो है स्पर्मेटोजोआ के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो फ्यूज करता है, उसके बाद वो इंजाइम्स का रिलीज होता है। तो ये एक्रोजोमल रिएक्शन के लिए ये जरूरी होता है। तो इसका ध्यान रखना है, कैपेसिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सो कैपेसिटेशन के लिए क्या है कि सबसे पहले जो है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ को हम सेपरेट करते हैं। जैसे या तो फ्रेशली इजैकुलेटेड सीमेन ले लीजिए, या जो फ्रोजन सीमेन है स्टोर करके रखा हो उसे लीजिए। तो उसमें क्या है कि नॉन मोटाइल डेड स्पर्मेटोजोआ भी होते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम उनसे वो जो मोटाइल स्पर्मेटोजोआ है, खास करके प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, उसको हम सेपरेट करते हैं। टेक्निक कौन सा यूज करते हैं? एक तो होता है परकोल डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक या फिर स्विम अप टेक्निक, दोनों में से किसी का यूज करके वो आप उसको सेपरेट करते हैं। एंड देन डाइल्यूटेड इन द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होता है उसमें आप मीडिया में डाइल्यूट करते हैं। एंड इंक्यूबेटेड इन CO2 इंक्यूबेटर फॉर 4 आवर्स के लिए। अब जब आप इंक्यूबेट करते हैं उसमें जो एक मीडिया होता है, वो खास करके मीडिया में, उसी मीडिया पे कैपेसिटेशन होता है। तो आप इसको जब इंक्यूबेट करेंगे CO2 इंक्यूबेटर में, तो ये क्या है, कैपेसिटेटेड हो जाता है। ये 4 आवर्स का टाइम, ये कहीं कहीं पे लिटरेचर ये लोगों ने अलग अलग स्टैंडर्डाइज किया है, तो ये आपको वेरिएशन मिल सकता है इसमें। उसके बाद है रिमूवल ऑफ द कुमुलस सेल्स। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कुमुलस सेल्स है, यहाँ पे ये वाला सेल्स जो है इसको रिमूव करना होता है फर्टिलाइजेशन से पहले। जैसे आप यहाँ पे, तो कुमुलस सेल्स को रिमूव करने के लिए क्या होता है कि ये होल्डिंग मीडिया में जो है, होल्डिंग मीडिया में उसमें एक मिला देते हैं 0.1% हाइलोरोनिडेज। तो ये क्या है, सेल्स को डिसइंटीग्रेट कर देता है और उसको हम पिपेटिंग करते हैं। पिपेट जो होता है उसको बार बार पिपेट में लिए, फिर उसको वहां से छोड़े, फिर लिए। तो उसके कारण से क्या होता है कि ये सेल्स सब सेपरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ द कुमुलस सेल्स। तो याद रखिएगा, उसमें 0.1% हाइलोरोनिडेज एक एंजाइम होता है, उसका यूज करते हैं। उसके बाद उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो इनविट्रो जो मैच्योर्ड oocyte जो हमने बना करके रखा था, उसको को इंक्यूबेटेड, मतलब साथ में स्पर्मेटोजोआ के साथ ही CO2 इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट किया जाता है। कैपेसिटेटेड स्पर्मेटोजोआ हमने जो अभी बनाया था उसके साथ, वो मीडिया जो होता है वो टाल्प मीडिया होता है, उसमें इसको आप अगर साथ में अगर इंक्यूबेट करते हैं फॉर 24 आवर्स, तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो टू accomplish द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मैच्योर oocytes आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप। अब इसमें क्या है कि पेट्री डिश में जो है ये ड्रॉपलेट्स बनाए। अब इसमें 5 से 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक ड्रॉपलेट में, ठीक है। ये मीडिया टाल्प का होता है, जिसको टायरोड्स एल्बुमिन लैक्टेट पायरुवेट भी बोलते हैं। पेट्री डिश में इसमें और इसी प्रत्येक ड्रॉपलेट्स जो है इसमें 5 से 10 आपका oocytes हैं। और इसमें जो है 2 माइक्रोलीटर कैपेसिटेड स्पर्मेटोजोआ का सस्पेंशन इसमें ऐड करते हैं, और मिनरल सॉइल या पैराफिन, लिक्विड पैराफिन से इसको हम लोग एनारोबिक कंडीशन बनाने के लिए इसको कवर्ड कर देते हैं, इसको चारों तरफ से, ताकि एनारोबिक कंडीशन बन जाए। तो इस तरह से अगर 24 आवर्स के लिए इसको इंक्यूबेट करते हैं तो क्या होगा कि ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब जो हमने यहाँ पे बताया था कि ये स्पर्म सस्पेंशन जो 2 माइक्रोलीटर ऐड करते हैं और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में डाइल्यूट करते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाना चाहिए? तो 1 मिलियन के आसपास जो है पर ml ये कंसंट्रेशन होना चाहिए। और ये कैटल के लिए, लेकिन बफेलो के लिए जो क्या है, ये 2 मिलियन के आसपास ये होना चाहिए, तभी जाकर के आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा। अगर हायर कंसंट्रेशन में यूज कर लेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 से 4 मिलियन आपने यूज कर लिया, तो ये पॉलीस्पर्मी, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो oocytes में जो है इंटर करेंगे और वो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो फाइनली उसका एम्ब्रियो का वो डेथ हो जाता है। तो इसका असेसमेंट कैसे करेंगे हम लोग के फर्टिलाइजेशन हुआ है? तो सबसे पहले जो देखते हैं कि पोलर बॉडी, जिसमें 2 पोलर बॉडी इसमें दिखेंगे। एक तो पहले जो हमारा पोलर बॉडी था मैच्योरेशन के समय में जो था वो है, और दूसरा अभी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दूसरा पोलर बॉडी जो भी जो एक्सट्रूड होता है, वो दोनों पोलर बॉडी जो है पेरीविटिलाइन स्पेस में आपको दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो।
हेड जो है स्पर्मेटोजोआ का जो उपप्लाज्म में जो इंटर किया है वो स्वेलन दिखेगा। प्रोन्यूक्लियाई फॉर्मेशन दिखेगा। जो प्रोन्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, जब पहले प्रोन्यूक्लियाई दो प्रोन्यूक्लियाल बनते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो दिखेंगे। फिर एविडेंस ऑफ द स्पर्म टेल जो है उपप्लाज्म में ये दिखेगा कि वहाँ पे टेल उसका, हेड तो जाकर के वो फ्यूज करता है तो वो टेल उसका वहीं पे रिमेन रहेगा, तो दिखता है कि टेल आपका वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद इन विट्रो कल्चर ऑफ द एम्ब्रियो। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब इसका हम कल्चर करेंगे, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक उसको हमको कल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसफर करते हैं हम एनिमल में वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही या मोरुला स्टेज में ये करते हैं हम। तो कल्चर क्या है कि ये अगर आप सुटेबल मीडियम में कल्चर नहीं करेंगे तो फर्दर डेवलपमेंट इसका नहीं होने जा रहा, तो फर्दर डेवलपमेंट नेसेसरी है ताकि हम उसको, उस एम्ब्रियो को हम किसी रिसिपिएंट में ट्रांसफर कर सकें, या फ्यूचर के लिए हम क्रायो प्रिजर्व्ड कंजर्वेशन करके उसको प्रिजर्व करके, क्रायो प्रिजर्व करके उसको हम रख सकते हैं और फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। जो इनविट्रो डेवलपमेंट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से ज़्यादा हम डेवलपमेंट इनविट्रो नहीं करा सकते हैं। इनविवो में तो हो जाता है, लेकिन इनविट्रो में लिमिटेशंस है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक हम करते हैं। और ये एक तरह का संजोग है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही ट्रांसफर किया जाता है एम्ब्रियो का फॉर द कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी धारण करने के लिए या गर्भ धारण करने के लिए। तो कल्चर सिस्टम जो है वो आप इन विवो भी कर सकते हैं, इन विट्रो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों ने इन विवो कल्चर को अपनाया था, जैसे लाइगेटेड ओविडक्ट, ओविडक्ट में जहाँ पे एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट होता है, उसी में लाइव एनिमल में उसी ओविडक्ट में एम्ब्रियो को आप ट्रांसफर कर देते हैं और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट कुछ स्टेज तक होता है। जैसे सीप और रैबिट के एम्ब्रियो में शुरुआती के दौर में किया गया था, लेकिन इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो को ओविडक्ट में ट्रांसफर करना, फिर वहाँ से कलेक्शन करना, ये एक टीडियस प्रोसेस है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिर बाद में चल करके इनविट्रो कल्चर सिस्टम इजाद किया गया, और ये भी कई तरह के हैं। जैसे इसमें को कल्चर विद द सोमैटिक सेल्स, जो हमारा जो जाइगोट बना था उसको सोमैटिक सेल्स, जैसे ओविडक्ट में जो इपिथेलियल सेल्स हैं उसके साथ, या ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ, है ना, टीसीएम 199 यानी टिश्यू कल्चर मीडिया जो होता है उसके साथ, उसमें रख करके साथ साथ अगर हम इंक्यूबेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, तो इसी को को कल्चर कहा जाता है। और इसमें भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट जो होता है अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक होता है। फिर उसके बाद और भी कुछ मीडिया, सिंथेटिक मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया, ये बनाया गया। जैसे आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक ओविडक्टल फ्लूइड, एसओएफ के नाम से जानते हैं, इसके साथ इसमें भी कल्चर करने से एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट होता है। अब ये जो कल्चर कंडीशन है वो भी 38.5 डिग्री टेम्परेचर पे होना चाहिए, 5% CO2 होना चाहिए, 95% एटमॉस्फेरिक एयर या 90% या 95% नाइट्रोजन होना चाहिए, और 90 to 95% ये ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ही एम्ब्रियो का ग्रो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन विवो अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसमें एम्ब्रियो का ग्रोथ जो होता है फास्ट होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है, तो वो 4 से 6 दिन में ही हो जाता है। इन विट्रो में थोड़ा समय लगता है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है, तो 6 से 7 दिन तक कल्चर करना पड़ता है। कल्चर मीडिया जो है टीसीएम 199, हैम्स एफ10, मॉडिफाइड मिनिमम एसेंशियल मीडिया, कई तरह के मीडिया आते हैं, अर्सार्ट्स, ये सब मीडिया का हम लोग यूज कर सकते हैं कल्चर के लिए। ऑस्मोलरिटी जो होता है मीडिया का वो 270 से 300 मिली ऑस्मोल वो होता है, इतना हम लोग यूज कर सकते हैं। और हर 24 घंटा में जो है हमें देखना पड़ता है कि वो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसके बाद जब हमने एम्ब्रियो बना लिया, तो एम्ब्रियो जब इनविट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन हो गया, तो अब इसका करेंगे क्या? या तो किसी एनिमल में, रिसिपिएंट एनिमल है उसमें ट्रांसफर करेंगे, या फिर हम इसको क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकें। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का टेक्निक आइए चलिए देखते हैं। ये क्या है कि 2 मेथड होते हैं इसमें, एक तो इक्विलिब्रियम मेथड होता है, दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम मेथड जिसको विट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। तो जब एम्ब्रियो बन गया तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम क्रायो प्रिजर्व कैसे करें इक्विलिब्रियम मेथड के जरिए। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही कॉमन मेथड है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसको कॉमर्शियल जो पर्पस, जो कंपनियां हैं, कॉमर्शियल पर्पस जो बनाया जा रहा है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जो एम्ब्रियो है, सबसे पहले एम्ब्रियो को है फ्रीजिंग मीडिया, जो फ्रीजिंग मीडिया होता है, कई तरह के मीडिया मार्केट में अवेलेबल, तो उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीजिंग मीडिया में इसको हमें प्लेस करना पड़ता है एम्ब्रियो को, एंड इक्विलिब्रेटेड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसको 20 मिनट्स के लिए रखते हैं ताकि इक्विलिब्रेशन हो जाए। इक्विलिब्रेशन हो जाए मतलब मीडिया के साथ उसका एडजस्टमेंट हो जाए। कुछ मीडिया जो है उसमें अंदर भी पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद क्या है कि दे आर देन लोडेड इनटू द स्ट्रॉ। जो इस तरह का अगर लंबा स्ट्रॉ है तो इसके मिड पोर्शन पे ये इसको स्ट्रॉ लोड करते हैं, एंड उसके बाद उसका टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाते हैं, कूल करते हैं। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट अप टू द 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 डिग्री -4 to -7 तक जब आ गया तो वहाँ पे फिर सीडिंग एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग करते हैं। सीडिंग अभी हम बताएंगे क्या होता है। देन सीडिंग के बाद जो है इसको फिर से कूल करते हैं थोड़ा स्लोवर रेट में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से अप टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल करते हैं, और फिर फाइनली इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लंज कर देते हैं। उसको स्ट्रॉ को एक कंटेनर में रख करके उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। अब इसमें आप इंडिफिनिट पीरियड के लिए आप एम्ब्रियो को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि एम्ब्रियो को लोड करते हैं एक स्ट्रॉ में, तो वो स्ट्रॉ का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो 0.25 ml, 0.5 ml का भी यूज करते हैं, लेकिन 0.25 ml जो स्ट्रॉ है तो कॉमनली यूज होता है। और इसको स्ट्रॉ करने के लिए क्या है, लोड करने के लिए 2 एयर बबल से ये सेपरेटेड होना चाहिए। और एक स्ट्रॉ में, जैसे ये स्ट्रॉ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने फ्लूइड को ले लिया, ये इसका एंड है, फ्लूइड को ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ एयर का गैप बनाते हैं, एयर का गैप बनाते हैं। फिर यहाँ पे फ्लूइड के साथ साथ जो है ये एम्ब्रियो होता है, फिर यहाँ पे एक एयर का गैप बनाते हैं और फिर फ्लूइड होता है। इस तरह से इसका इस स्ट्रॉ में इसको लोडिंग किया जाता है ताकि ये फ्लूइड का ये जब एयर गैप जब यहाँ पे रहेगा तो ये एम्ब्रियो इधर से उधर वेट के कारण से ये जा नहीं पाएगा, वो एक जगह पे रहेगा ताकि ट्रांसफर के समय आप इंश्योर हो सके कि हाँ सही में उसका ट्रांसफर रिसिपिएंट एनिमल में हो गया है। दूसरा हम सीडिंग की बात कर रहे थे, तो सीडिंग क्या है? इट इज अ टचिंग ऑफ स्ट्रॉ विथ सुपर कूल्ड फोर्सेप। उसमें क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन में आप फोर्सेप को ड्रिप कर दीजिए, और जहाँ पे जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो है तो यहाँ पे ये इसको टच कराते हैं, तो इसी को बोलते हैं सीडिंग। इससे क्या होता है कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है अंदर में भी। तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के रूप में जब ये होता है तो उसको ये प्रक्रिया को सीडिंग बोलते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू होता है और वो प्रिजर्वेशन में थोड़ा सा हेल्प करता है, लेकिन आइस क्रिस्टल क्या होता है कई बार वो डैमेज भी करता है सेल्स को, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी नहीं होता है। फ्रीजिंग मीडिया को जो है हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। ये क्रायो प्रोटेक्टेंट, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो जो सेल्स का डैमेज होना है तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लिसरॉल का यूज करते हैं 1.4 m का मोलर का। तो इसमें जो है कि दूसरे स्पेसिस में जैसे सीप एंड गोट की बात करें तो वहाँ पे ग्लिसरॉल जो है बहुत अच्छा उसका रोल नहीं है। इथिलीन ग्लाइकोल का वहाँ पे ज़्यादा रोल होता है। इथिलीन ग्लाइकोल सबसे अच्छा माना जाता है और उसमें यूज करके उसको सक्सेसफुली प्रिजर्व किया जाता है। स्वाइन में जो है उसमें क्या है कि आपका टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से नीचे घटाएंगे तो वो सर्वाइव भी नहीं करता है। नॉन इक्लुबेटेड मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द डिहाइड्रेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट रूम टेम्परेचर। थोड़ा सा उसका पानी उससे निकालते हैं बाय हाईली कंसंट्रेटेड विट्रिफिकेशन मीडिया जो होता है, तो हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा तो ऑस्मोसिस के कारण से पानी जो है एम्ब्रियो से थोड़ा बाहर आएगा। एंड वेरी रैपिड फ्रीजिंग, बहुत तेजी से इसको फ्रीज करते हैं डेट अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को ये अवॉइड करने के लिए बहुत फास्ट इसका फ्रीजिंग करते हैं। तो जब फास्ट फ्रीजिंग करेंगे तो जो सॉल्यूशन है, जो मीडिया जो लिक्विड है, वो ग्लासी स्टेट में चेंज हो जाता है रादर देन आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं क्रायो प्रिजर्वेशन का? तो इट ऑफर्स द लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कई सालों तक कर सकते हैं। ग्रेटर यूज ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफर, बहुत सारे एम्ब्रियो का कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो एट एनी टाइम एनी प्लेस, कहीं पे भी आप कर लीजिए ले जा करके।
एलिमिनेट द स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन जैसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर में पढ़ा रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस स्टेज में जबकि आपके पास एम्ब्रियो स्टोर किया हुआ है तो उस स्टेज में जब रिसिपिएंट आती है उस समय आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट ईज़ी हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल जो लुप्त अवस्था में है, लुप्त होते जा रहे हैं, उनको आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर थॉविंग का प्रोसेस आता है। थॉविंग में क्या करते हैं कि जो हमारा जो फ्रोजन स्टेट में चला गया था उसको फिर पिघलाते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि 15 सेकंड के लिए एयर में एंड 20 सेकंड के लिए वाटर में 437 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखते हैं तो थॉविंग ये हो जाता है। द एक्सपोजर जो है, एयर का एक्सपोजर क्या है, ज़ोना पेलुसिडा जो एम्ब्रियो के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ, उसके डैमेज को ये रोकता है। आफ्टर थॉविंग क्या होता है कि अगर हम ग्लिसरॉल का यूज किए हुए हैं तो उसमें से ग्लिसरॉल को हमको रिमूव करना पड़ता है। वो सीरियल डाइल्यूशन के जरिए हम उससे रिमूव करते हैं और फिर एम्ब्रियो को एक दूसरे स्ट्रॉ में लोड करते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का अगर यूज करें तो इस तरह से ग्लिसरॉल को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र जैसे भ्रूण ट्रांसफ़र जो प्रत्यारोपण है हमने पहले भी बता चुके हैं, जैसे कैटल में आप यूट्राइन हॉर्न में, स्टिलेटरी यूट्राइन हॉर्न में करते हैं। लेकिन शीप एंड गोट में जो है इट इज़ कंडक्टेड बाय द मिड वेंट्रल लैप्रोटोमी। थोड़ा सा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या लेप्रोस्कोपी के जरिए जो है इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये ट्रांसफ़र जो है क्योंकि सर्जरी के जरिए हो रहा है तो ओविडक्ट या यूट्राइन हॉर्न दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। पिग में अगर करना चाहें तो उसमें ज़्यादा बच्चे देते हैं तो कम से कम 6 से 10 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रत्येक हॉर्न में, इसका ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंसप्शन रेट लेने की ज़रूरत है तो शीप गोट में एक-एक करके दोनों यूट्राइन हॉर्न में या कैटल में भी एक-एक करके उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इस व्याख्यान में पता चलता है कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो पशुपालन में प्रजनन क्षमता, आनुवंशिक सुधार और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका हमारे भारत सरकार ने भी बहुत प्रयास कर रही है अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इस तकनीक को जानना आप सभी के लिए ज़रूरी था, इसलिए इस व्याख्यान को लिया गया, बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ पे आप डिटेल्स में जाकर के इस बुक में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।